करके जब भी यूपीपीसीएस का 2024 का हम कोर्स चला रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप जो जीएस पेपर 1 दिया है, जीएस पेपर जो 1 दिया है, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें क्या हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आएगी जियोग्राफी आएगी, यहाँ पे सोशल इशू आ रहा, और उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपका जियोग्राफी से आएगा। बात समझिए, ये ज्योग्राफी लार्ज लेवल पे बात हो रही है क्योंकि जीएस पेपर 1 पे चल रही है। और जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, साइलेंट पिक्चर, आर्ट फॉर्म में आएगा, लिटरेचर क्या है, फिर क्या आर्किटेक्चर क्या, ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है, लाल किला, ताजमहल, आगरा का रेड किला, लखनऊ, दिल्ली जो भी बना हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न टाइम में, एशियन से लेकर के प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक भारत तक पूछा जाएगा। मुगल का कैसा सिस्टम था, जो दिल्ली सल्तनत थी तो उसका आर्ट एंड कल्चर या जो इमारतें बनती थी कैसी थी, जब ब्रिटिश आए तब उनकी कैसी इमारतें थी। आप जब कभी जाइए दिल्ली या फिर मुंबई जाइए तो वहां पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, स्पेशली दिल्ली में आएंगे क्योंकि दिल्ली में प्रॉपर तरीके से लोगों का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि चीज़ें रही हैं, वहां पे आपको बराबर मिलेगा दिल्ली में। तो दिल्ली में आइए और देखिए ब्रिटिश, मुगल, दिल्ली तीनों का यहाँ पे आपको मॉकटेल मिलेगा, कॉकटेल मॉकटेल जो भी बोले। इसके बाद मॉडर्न इंडिया में आते हैं। मॉडर्न इंडिया में हम 1758 से लेकर के आपका इंडिपेंडेंस तक की बात करेंगे, ठीक है, कितने लॉ बने, क्या मूवमेंट चला, क्या ऑब्जेक्टिव था, कैसे कैसे लेकर के, इस सारी चीज। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में चलेंगे, जब हम 1857 के बाद का चलते हैं जो मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस के लिए किया गया। पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए जो युद्ध लड़ा गया कब किया गया हमें ये पता है, तो हम कहते हैं 1857 वाला जो वार हुआ था, मंगल पांडे, आमिर खान की मूवी बनी हुई है मंगल पांडे, ठीक है, उसको देखिए जरूर, उसमें पता चलता है कि क्या लोगों की रणनीति होती है, कैसे जो कि आंदोलन छिड़ जाता है। ये कर लेंगे इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को लेके। फिर उसके बाद बंगाल डिवीजन आएगा, उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो आज पतन के उस विलुप्त होने की कगार पे पड़ी हुई है, बीजेपी पीछा नहीं छोड़ रही है उनकी, है बात बात पे जो है कि लतेड़ा लगा देती है। हालांकि एक कहावत कही गई है कि कुछ भी हो जाए, 2-3 चीजें हैं दुनिया में खत्म नहीं हो सकती, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा जो है कि कैपिटलिज्म पूंजीवाद, और तीसरा कांग्रेस है, खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस एक बार नहीं, जब से बनी है तब से लेके आज तक कांग्रेस ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत बार ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना किया जिसको हम बिलीव नहीं करते, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले और बाद में दोनों में इस तरह से मतलब काम और अपने आप को बैलेंस की। और इस समय हालांकि क्राइसिस चल रही, फिर संभलेगी, घबराइए मत, इंडिया एक मूवमेंट बन गया है। फिर इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में करेंगे, बंगाल डिवीजन आएगा, फिर आपका खिलाफत मूवमेंट चलेगा, ठीक है, होम रूल मूवमेंट चलेगा, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविना अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा कांड होता है, स्वराज पार्टी बनती है, फिर उसके बाद साइमन कमीशन आते हैं, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए, सविना अवज्ञा आंदोलन आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है कि गांधी इरविन पैक्ट होगा, फिर 1935 का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, फिर उसके बाद इंडिविजुअल आंदोलन चलेगा, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, माउंट बेटन, CR राजगोपालाचारी, लास्ट में पता चले कि हम 1947 में इंडिपेंडेंस हो गए। ये आपका मूवमेंट है। फिर इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात आएगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब होते हैं, बुक्स है एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखेंगे क्या क्या जब आजाद हुए तो उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, जैसे देश को जोड़ के रखना था, किसी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना था, सभी लोग एक तरफ आए, एक साथ काम करें। दूसरी तरफ ये भी बात चली कि जो लोग हैं इसमें
जिनको जो राइट्स मिलनी चाहिए वो मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो। सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो जो है कि फूड की थी, सबका पेट भरने वाला था। कहते ना कि भूखे पेट भजन होत नहीं। आप पेट में कुछ नहीं है ना तो भजन नहीं होगा। अगर कोई गरीब है, आप उसको लंबे लंबे जो कि फिलोसफी देना शुरू कर दें, भूखे बैठा है, तो वो उसके काम की नहीं होती है। उसको क्या चाहिए? रोटी चाहिए। रोटी अगर पेट में है तब वो उसको आपका प्रवचन सही लगेगा। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री 18 सेंचुरी से लेकर के पढ़ेंगे, मतलब इंडिपेंडेंस तक। 18 सेंचुरी से आपका अगर पढ़ना करे 20 सेंचुरी तक, तो इसमें क्या आएगा? जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा। भैया ऐसी क्या बात थी कि ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और किसी कंट्री में नहीं हुआ? भैया क्यों ना हो, इतना बड़ा साम्राज्य था जहां पे ब्रिटेन के लोग झंडा लेके बोलते थे अपने देशवासियों से कि हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है कि कहीं जो कि सूर्यास्त नहीं होता, सनसेट नहीं होता। लोग चौड़ा हो जाती थी छाती उन लोगों की, ठीक है, 56 इंच हो जाती थी। तो वो जो उनको लोग घोल दिया जाता था नेशनलिज्म का, जो आज इंडिया में दिया जा रहा है नेशनलिज्म का, भारत इतना ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, कर भी तो रहा है ना, तभी तो कह रहे हैं लोग। तो वैसे उस समय किया जाता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में वहीं भी हुई। फिर इसके बाद वर्ल्ड वार जो हुए दो, 1914 में हुआ और इसके बाद जो कि 42 के आसपास हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर इसके बाद के रीड्रावन नेशनल बाउंड्री, जो राज्य बन रहे थे, नए राज्य बन रहे थे, पुराने जो राज्य थे, स्टेट थे, वो जो कि खत्म हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अपनी राइट्स, अपने लोगों की भावनाएं आई। आप यूरोप में देखिए, यूरोप में इतना घमासान मचा हुआ था कि आप बिलीव नहीं कर सकते। इधर फ्रांस जो अपना झंडा लेके घूम रहा है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन लेके झंडा घूम रहा है, और तीसरी तरफ जो है कि जर्मन था, चैलेंज करता था। फिर उसके बाद रसिया, सब अपना झंडा लेके कर रहे थे। नेशनलिज्म की भावना, देश बन रहे थे, नए पुराने टूट रहे थे, तो इस चीज को लेके बोल रहे। फिर उसके बाद जो सोशलिज्म है, नाजिज्म है, फासिज्म है, इन लोगों का ओरिजिन कहां से हुआ। फिर उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी के बारे में बात आती है। इसके बाद जब नेक्स्ट पे आते हैं, जो इंडियन सोसाइटी की बात आती है, यहां से साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सोशियोलॉजी के भी प्रोफेसर आएंगे तो वो भी पढ़ाएंगे आपको सोशियोलॉजी का मतलब रियल में है क्या, क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम है रियल में, सोशल इशू में क्या प्रॉब्लम है। वुमेन्स है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके राइट्स को लेकर के बात की जाती है। इसके बाद रोल ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी एंड द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएशन, इशू पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन हो रहा है, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडी। सारी चीजें क्या हैं, सोशल इशू से निकल करके आ रही है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण इतना तेजी से हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं रोजगार के लिए, रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा है, एकदम हाहाकार मचा हुआ है। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के रेमेडी क्या है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर इसके बाद आती है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया जाता है, और इनका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे, इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटी पे, सोशल स्ट्रक्चर पे क्या। जब 1991 में इंडिया की इकोनॉमी ओपन की गई पूरे विश्व के लिए, और उसी समय कहा गया एलपीजी या फिर इंडिया की इकोनॉमी अब ओपन इकोनॉमिक के रूप में काउंट होने लगी थी। और उस समय जब एलपीजी लाई गई, हमें पता है कि किसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, हमारे डॉक्टर मनमोहन सर थे, उनकी भूमिका थी। इसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्स। जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्स वगैरह जो सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपको पूछते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिससे मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये जो आते हैं।
अब आएगा क्लाइमेटोलॉजी में क्या, टेम्परेचर वगैरह सारी चीजों को लेकर के देख लीजिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस चीज को लेकर के कैसे बात किया जाए, एक सेकेंड। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि मतलब जब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या होता है उसमें, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या टॉपिक है, ओशनोग्राफी में क्या है, समुद्र विज्ञान में समुद्र की जल धाराएं हैं, ठंडी है, गर्म है, समुद्र में लवणता या सैलिनिटी कितनी है, कहाँ पे कितनी पाई जाती है, ये सारी चीजों को लेकर के हमें आकार मिलता है। फिर उसके बाद माइग्रेशन है, रिफ्यूजी जो है, जैसे रोहिंग्या, रोहिंग्या भारत में घुस जा रही है, बांग्लादेश में घुस जा रही है, तो ये सारी चीजों के करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये हमारा ज्योग्राफी का ही पार्ट है। फिर इसके बाद अगर किया जाए तो और चीजें जो आती हैं यहाँ पे, फ्रंटियर, द बाउंड्री, रिफरेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया की जो बाउंड्री है जो म्यांमार से लगती है, चाइना के साथ लगती है, पाकिस्तान के, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ लगती है, कैसे बनी हुई है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व कैसे किया जाए। क्योंकि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ तो सॉल्व भी नहीं होने की कोई गुंजाइश है, चाइना के साथ है, चाइना अभी कुछ दिन पहले अपना मैप इशू कर दिया, उसमें अक्साई चीन को पूरा दो कि इंडिया का दिखा करके आ गया था पूरा लद्दाख में, और अरुणाचल प्रदेश को पूरा भारत का दिखा दिया था। फिर उसके बाद इसका तो छोड़िए, साउथ चाइना सी को दे दिया था, वहां पे फिलीपाइंस, वियतनाम, इंडोनेशिया, हाहाकार मच गया। तो मतलब क्या है कि जो फ्रंटियर बाउंड्री वगैरह है, क्या है डिफिनेशन, कैसे काम करते हैं उस चीज को लेके। उसका पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया के देख रहे हैं दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ी रही है, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पॉलिसी क्या है, जो डेमोग्राफी डिविडेंड है, वर्किंग पॉपुलेशन है, गैरियाटिक पॉपुलेशन है, ठीक है, डिपेंडेंस पॉपुलेशन है, या फिर वुमेन का किस तरह से रेशियो है, सेक्स रेशियो कितना है, कैसे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लेंगे। फिर उसके बाद विलेज अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, जो सारी चीजें, वो सारी चीजें मिलेंगी हमें। तो मतलब ये है जो जनरल पेपर 1 है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू आएंगे और बहुत ही फैला हुआ है। अगर आपके पढ़ाने वाला टीचर एक्सपर्ट नहीं है तो समझिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि टॉपिक बहुत से हैं और टॉपिक जो बहुत से है ना, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सोशल इशू जब पढ़ रहे हो उसी के साथ पॉपुलेशन पढ़ लीजिए, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उसी के साथ आकर के पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो कि पॉपुलेशन से ऐड कर लीजिए। फिर जब सोशल इशू पढ़े उसी के साथ अर्बनाइजेशन पढ़ लीजिए, अर्बनाइजेशन से फिर कनेक्ट कर लीजिए, एलपीजी से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एलपीजी फिर जाके आपको जीएस पेपर 3 में मिलेगा, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके बारे में आप आ जाएगी। तो ये ना कि आप कंसंट्रेट मत रहिए कि नहीं हमें ज्योग्राफी या एलपीजी है तो जीएस पेपर 1 में ही लिखना, जीएस पेपर 3 में नहीं लिखना, उसमें भी लिखना है अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। अब हम आएंगे जीएस पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, इसमें जनरली आप देखिए पॉलिटी गवर्नेंस आईआर के बारे में बात की जाती है, ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस आईआर के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉलिटी के बारे में क्या है, पॉलिटी में आपका पूरा एम लक्ष्मीकांत, डी बसु जो भी है उनको ले लीजिए, उनसे बात करिए, उनकी बुक्स को पढ़िए, या सुभाष कश्यप ले लीजिए, मोटी मोटी बुक। लेकिन जो सवाल पूछा जाता है, वो जो सवाल होता है वो जनरली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स के आसपास होता है। बात समझ रहे हो। अब इसमें क्या, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके फीचर्स क्या है, किस तरह की है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर है, 3 टायर जो कि गवर्नमेंट है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंडिपेंडेंस तरीके से काम करती है, वगैरह वगैरह। फिर अमेंडमेंट कितने गए हैं,
कितने अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान का कितनी बार संशोधन हुआ है, कैसे संशोधन होता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है, क्या प्रोसेस है, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 1/2 स्टेट्स का जो है कि सजेशन लीजिए। इसके बाद सेपरेशन ऑफ द पावर। सेपरेशन ऑफ द पावर मतलब जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना काम है, एक दूसरे के टेरिटरी में नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो हमारा है वो दूसरे देश से कैसे अलग है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, चाइना, रसिया, कैसे अलग है। कहीं पे जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, कहीं पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, कहीं पे फेडरल है, सेंटर स्ट्रांग है, कहीं पे फेडरल है जहाँ पे स्टेट राज्य जो है कि स्ट्रांग है। इस सारी चीज़ों को लेकर के हम कंपैरिजन करेंगे अमेरिका से, अमेरिका का संविधान कैसा है, इंडिया का संविधान कैसा है, कैसे डिफरेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो संसद है, विधानसभा है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, कंडक्ट बिजनेस है, पावर, प्रिविलेजेस, कंसर्न्स, द इश्यूज क्या है, उनका कैसे काम करते हैं। जैसे पार्लियामेंट की बात ले लीजिए, पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा का कैसे इलेक्शन होता है, राज्यसभा की कैसे इलेक्शन होती है, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, बात समझ रहे हो। इसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या है, जो ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव का मतलब लॉ बनी हुई है, जब पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को बोलते हैं, लेजिस्लेचर यहाँ पे देख सकते हो, ये कानून बनाती है, जो इसको इंप्लीमेंट करती है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, जो ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। और जुडिशरी, उनका फंक्शन क्या है, जुडिशरी जो कैसे, जैसे मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल जो है कि आपका एसोसिएशन, एंड देयर रोल, पॉलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, पीआईएल, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, ये सारी चीजें क्या है, कैसे काम करती हैं, उनको लेकर के। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने देखते अगला क्या है यहाँ पे, हाँ, जीएस पेपर 2 में। इसके बाद जो साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 एंड 51 दो है, इनके साइलेंट फीचर्स पता होने चाहिए। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड पावर, फंक्शन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, ये क्या है, क्या काम करते हैं, इस चीज को लेकर के। इसके बाद स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी ऑफ वेरियस क्वासी जुडिशरी बॉडी इंक्लूडिंग नीति आयोग। नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, प्लानिंग कमीशन, ये पता होना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट, वेरियस सेक्टर इशूज अराइजिंग, डिजाइन, इंप्लीमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती, जो स्कीम होती, जो रूल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन है उनके, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किस तरह से हेल्प होता है। जैसे इस साइड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस समय क्या करती है, कहती है हमेशा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। क्यों करती है, क्योंकि एक बहुत पुराना स्टेटमेंट था, शायद राजीव गांधी का था, उनका कहना था कि जब हम ऊपर से 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसा लोगों तक जाता है, 85 पैसा जो कि ऊपर के लोग ही खा जाते हैं। अब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। आपका एक बैंक अकाउंट होगा और उसमें आधार पैन कार्ड लिंक होगा आपका, और आप बेनिफिशियर रहेंगे, गवर्नमेंट सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, बीच वालों को पता भी नहीं चलेगा, सीधे आपका बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, आप पैसे निकालिए, काम करिए। ये टेक्नोलॉजी का देन है कि हम जो ग्रुप्स हैं या फिर जो स्कीम है उसको और जो कि अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। इसके बाद दिया गया है डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन।
जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, कोई स्कीम या प्रोजेक्ट कहीं लाया जाता है, तो इनमें जो एनजीओ वगैरह होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे नर्मदा रिवर पे बांध चल रहा है, वो कोई बहुगुना करके थे, तो काफी मतलब प्रोटेस्ट उन्होंने किया था वहां की कम्युनिटी के राइट्स को लेकर के। जो प्रेशर ग्रुप बहुत बार तो अच्छे काम करते हैं, लेकिन बहुत बार ये भी क्लेम किया जाता है ये मोटिवेटेड होते हैं, इंटेंशन होता है कि गवर्नमेंट का ये प्लान सक्सेस ना हो और जो है कि इसको रोका जाए। जबकि रियल में प्लान जो होते हैं ये जो है कि आपका बहुत बेनिफिट करते हैं सबके लिए। लेकिन कहते हैं ना सोशल साइंस में एब्सोल्यूट नहीं होता है कोई चीज, जब एब्सोल्यूट नहीं होता है तो भाई डिबेट तो चलेगी ही चलेगी। फिर इसके बाद किया जाता है वेलफेयर स्कीम, जो वल्नरेबल या भी जो संकट वाले ग्रुप्स हैं या फिर जो पिछड़े लोग हैं या जो ट्राइबल्स कम्युनिटी या दलित जो भी लोग, उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम वगैरह चलाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको अपडेट हो। जैसे जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, फिर उसके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब स्कीम है। क्यों? क्योंकि हम सोशल अपलिफ्टमेंट कर सके, जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको हम ऊपर ला सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा कहते हैं कि विकास का हर एक बूंद, हर एक ड्रॉप एक प्रत्येक व्यक्ति के पास तक पहुंचना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये बड़ा पॉपुलर कोड है कि विकास का वो जाता है या नहीं जाता है वो अलग इशू है, लेकिन वर्ड ही यूज किया सकता है, विकास का हर एक बूंद और हर एक अना, या फिर बोल सकते हैं हर एक परसेंट हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ना कि विकास का फायदा केवल एक ले। जैसे विकास कर रहे हैं आप, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, आप रोड इतने लंबे चौड़े बना रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी पगडंडियां नहीं है, लोग खेतों में से जा रहे हैं, पानी में से जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप शहर में ही ब्रिज और हाईवे एक्सप्रेसवे मत बनाइए, गांव में भी बनाइए। तो उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री संसद योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है, उसके बाद नरेगा है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इशू क्या है रिलेटेड, इशू जो रिलेटेड है हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के। फिर उसके बाद पॉवर्टी इशू है, हंगर इशू है। फिर उसके बाद अदर गवर्नेंस एक्सेस लिमिट, मतलब ये क्या है, एक गवर्नेंस के इशू में आ जाते हैं। सिविल सर्वेंट का कैसा रोल होता है, आप अगर पीसीएस बन जाते हैं तो आप किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद कंट्री का जो इंडिया का आईआर में आ जाता है अब ये इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि जो जीएस पेपर 2 है इसमें क्या है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आईआर के बारे में हम बात करें, इंडिया और इसका नेबर कंट्री के साथ किस तरह का रिलेशन है। फिर उसका बायलेटरल रिलेशन कैसा है, रीजनल रिलेशन कैसा है, ग्लोबल रिलेशन में कैसा है, फिर उसके बाद जो कि अग्रीमेंट कैसा है, फिर इसके बाद अदर कैसा चीजें हैं, फिर उसका जो पॉलिसी है पॉलिटिक्स है डेवलप किया डेवलपिंग कंट्री में किस तरह से काम करती है, फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका किस तरह से काम होता है, फिर उसके बाद जो करंट अफेयर्स में इशू होते हैं नेशनल रीजनल इम्प्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस समय बात चल रही क्या, जैसे G20 की मीटिंग चल रही है, आसियान की मीटिंग चल रही थी, कोई कंट्री आ रही है, कंट्री का हेड, कहीं किसी कंट्री किसी देश का जो कि मुखिया है वो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत से कंट्री के जो मुखिया हैं वो आ रहे हैं, तो अपना अपना इशू है, वो अपनी अपनी कंसर्न्स है। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम आएंगे जीएस पेपर 3 में देखेंगे। जीएस पेपर 3 में देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इकोनॉमिक्स आती है, एक सेकेंड, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में क्या आता है आपका, एक सेकेंड मैं थिकनेस भी बढ़ा लेता हूं। जीएस पेपर 3 में आपका आता है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ऐसा नहीं कि न्यूटन का लॉ पूछने लगेगा आपसे, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट आती है। तो मतलब ये है कि जीएस पेपर 3 में ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखेंगे इनमें क्या है। जैसे इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, इकोनॉमिक्स प्लानिंग क्या है, और इसी को टच करने के हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, फिर उसके बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। अब देखिए कुछ चैप्टर या कुछ पेपर ओवरलैप करते हैं, तो हमें दिमाग में रहना चाहिए जब ओवरलैप करते हैं ना, तो ये नहीं है कि ज्योग्राफी का अगर ओवरलैप कर रहा है जीएस पेपर 3 में जीएस पेपर 1 का, तो हमें नहीं लिखना, लिखना जरूर है। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों से। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक ऐसा है कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना गांधी एवरग्रीन थे, उनको कहीं भी यूज किया जा सकता था, किया भी गया। वैसे अगर आप स्टडी करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है, तो आप जो है कि अच्छे से कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में भी बात कर सकते हैं आप। इनफैक्ट जब आप बात करेंगे स्पेशल यूपी स्पेशल का, उसमें भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे गवर्नमेंट का जो बजट है, बजट के बाद में फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके भी बारे में बात कर लेंगे। फिर एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स है और कितनी तरह की इरिगेशन होता है, इरिगेशन सिस्टम क्या है, जो सिंचाई होती है, स्टोरेज हाउस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एग्रीकल्चर का जो मार्केट है, जो एमएसपी होती है, फिर रबी क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है, जायज होती है, किस तरह से होता है, इंडियन मानसून किस तरह से इनको इम्पैक्ट करते हैं। अब कहेंगे इंडियन मानसून, ये तो क्लाइमेटोलॉजी का जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी ला करके एग्रीकल्चर के साथ लिंक्स कर सकते हैं। जैसे पूछ दिया कि इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन द मेजर पार्ट ऑन द रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून, और इसका जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। जीएस पेपर 3 में पूछ रहा है, तब ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी का फीचर्स कुछ इसमें नहीं डालेंगे, बस इंट्रोडक्शन में डालेंगे कि इंडिया एक मानसूनल टाइप ऑफ द क्लाइमेट है, और इसमें साउथ वेस्ट की जो मानसून होता है एक्टिव 80-70% जो कि इसी से रेन होता है और रेनफॉल होती है, और इसी से इंडिया का एग्रीकल्चर लगभग 80% जो कि डिपेंडेंस होता है। और इंडिया के एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसने मोर देन 50% वर्क जो कि पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। हालांकि वो दूसरी बात है कि ये जो है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं करता, बट इनडायरेक्टली ये अच्छा खासा जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में ये जो कि अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे पीडीएस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सब्सिडी कितनी तरीके से कैसे काम करती है बुची को। फूड प्रोसेसिंग, जैसे फूड प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे टमाटर की कभी दाम 200 रुपये किलो, कभी 20 रुपये किलो बिकता है, तो इसको आपको प्रोसेसिंग करना चाहिए। मिल्क है, मिल्क को ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते क्योंकि पेरिसेबल गुड्स है, मिल्क को कैसे जो है कि रख कर सकते हैं, चीज़ को लीजिए। फिर लैंड रिफॉर्म किस तरह से काम करता है, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ और इंडिपेंडेंस होने से पहले किस तरह का लैंड रिफॉर्म था, विनोबा भावे का जो था। अब आप कहेंगे तो वो तो जीएस पेपर 1 में पूछ रहा था, जो इंडियन हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर, उसको यहाँ भी डाल सकते हैं दोस्तों। आपके पास ये आइडिया होनी चाहिए कि कैसे यूटिलाइज करना है। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में देख लीजिए, फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके प्राइवेटाइजेशन का है, तो आप कहेंगे उसमें पढ़े थे पेपर नंबर 1 में सोशल इशू में, तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए हम ही कहते हैं ना कि ऐसे ऑप्शनल पेपर को चूज करना चाहिए आईएएस के में जब होता है। हालांकि पीसीएस में अब नहीं है ऑप्शनल पेपर। जब ऑप्शनल पेपर हम चूज करते हैं आईएएस में, तो बड़े दिमाग में रखते हैं कि क्या हमारा जीएस पेपर को भी काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लोग प्रेफर करते हैं ज्योग्राफी को कर लीजिए, आपका जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं पीएसआरआई पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, जीएस पेपर 2 एथिक्स इंटीग्रिटी कर लेगा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास ऊर्जा का सोर्स क्या है, जो बंदरगाह होते हैं वो कैसा है, आपके यहाँ रोड कैसा है, एयरपोर्ट कैसा है, रेलवे कैसी है आपकी,
एयरपोर्ट में पूरे देश का आम नागरिक कर लीजिए, फिर रोड के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर पोर्ट को ले लीजिए सागरमाला योजना, ठीक है, भारतमाला, एनर्जी को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सोलार विंड्स के लिए काम करे इंटरनेशनल सोलार ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो लीजिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, कोई डिजीज है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें। फिर इसके बाद अचीवमेंट जो किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, जैसे हमने चंद्रयान 3 पे लैंड किया, तो वो हमें पता होना चाहिए कौन से जो कि लॉन्च व्हीकल से गया, हम उसके क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देगी और ह्यूमन विकास के लिए किस तरह से काम करेगा। ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आगे है, कहते हैं कि अवेयरनेस अबाउट द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में आपके अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, फिर सोर्स ऑफ द एनर्जी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड इशू जो IPR होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और डिजिटल राइट को लेकर के। इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करते हैं जब हम कहते हैं ना, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपका इकोसिस्टम उसको कंजर्व करना है, फिर जैव विविधता वगैरह आ जाती है, पर्यावरण आ जाता है, फिर उसके बाद प्रदूषण आ जाता है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उस चीज़ को लेके बात करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी का भी, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू आता है। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आप न्यूक्लियर प्रोफाइल है, जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, पता चले इंडिया में रखे हैं, कोई लीक कर दिया, इंडिया के लिए खतरा बन गया। फिर उसके जो नक्सलिज्म है, जो वो आतंकवाद है, या फिर बोले नक्सलवाद लोग हैं, उनसे कैसे हमें जो कि निपटना चाहिए। जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया है, ईस्टर्न इंडिया वाला जो पार्ट पड़ता है, इसको लेकर के। फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स किस तरह से हैं, जैसे मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्म फोर्स है, उनका रोल कैसे है। फिर इसके बाद आएंगे एग्रीकल्चर में कि इशू क्या है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब में इशू क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जनरल स्टडी पेपर 4th के बारे में। जी स्टडी जो जनरल 4th पेपर होता है, ये आपका जो हम पेपर 1, 2, 3 पढ़े हैं, उन्हीं से 50% कवर करता है। 50% आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कवर करता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एथिक्स क्या होता है, फिर एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, प्रोबिटी क्या है, केस स्टडी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आपके अपने अंदर से निकालना होगा। सपोज करिए आप चाय पी के जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में आपको जो है कि 1 लाख रुपए गिरा हुआ मिल गया, तो वो 1 लाख रुपए क्या करेंगे, पुलिस को देंगे या फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल होते हैं, तो उसमें आपकी इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। उसके बाद ये भी कहा जाता है, सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, IAS ऑफिसर हैं, और आपके पास एक गरीब दुखिया लेकर के पेपर आता है, कहता है कि सर मेरा ये फंसा हुआ है, इतना देख लीजिए कैसे क्या करना है। आपको बहुत अर्जेंट कोई मिनिस्टर के साथ जो कि मीटिंग है, तो उस केस में क्या करेंगे आप। तो ऐसे चीज़ें होती हैं एथिक्स इंटीग्रिटी में। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, बस जो पढ़े हैं पेपर नंबर 1, 2, 3 में, और आप अपने जो 25 साल 30 साल की लाइफ जिए हैं, उसमें क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस किए हैं, उस चीज को लेके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो पेपर ऐड किया गया है स्पेशल, ठीक है, क्या है स्पेशल। स्पेशल स्पेशल क्या है, स्पेशल 2 पेपर बना दिए हैं, पेपर 5 और 6 जो है 2 पेपर बना दिए यूपी स्पेशल से। अब आप समझिए हिस्ट्री क्या है यूपी की, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, एंशियंट यूपी में क्या है, आर्किटेक्चर क्या, ताजमहल का क्या आर्किटेक्चर है, आगरा के किला जो है कि वहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद पोस्ट 1857 के बाद किस तरह के इंडिया के लोगों का जो कि रोल था यूपी के लोगों का इन इंडियन स्ट्रगल में। मंगल पांडे को ले लीजिए, ठीक है, चित्तू पांडे जो भी लोग थे। अर्बन रूरल ट्राइबल्स इशू क्या है उसको ले लीजिए। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इंडिया में, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही सब लिखना है जो आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे। अब ऐसा नहीं है कि आपके लिए
जब स्पेशल आएंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यूपी का बदला। हाँ इतना जरूर है कि जो असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कहीं 2 हाउस है, कहीं 1 हाउस है, कहीं पे काउंसिल है, कहीं पे नहीं। तो यूपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो इसलिए स्ट्रक्चर अदर स्टेट से थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर डिस्कस कर लिए, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस किया है, फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस के बाद एक कमीशन है, जो हम यूपीपीएससी की बात करते हैं। ऑडिट, एडवोकेट जनरल क्या होते हैं, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट क्या है। मतलब क्या है कि अगर आप पूरा प्रॉपर पढ़े हुए हैं लक्ष्मीकांत, तो आपका 70% ना वहीं से कवर हो जाता है। बस ये बुद्धू बनाने के लिए, समझिए मैं वर्ड यूज का, बुद्धू बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन ने ड्रॉ कर दिया कि आप फंसे रहो, अलग से बुक पढ़ो। ऐसा नहीं है, आप पढ़ लीजिए एक बार डीडी बसु लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी, तो आपको बस हल्का सा फिल्टर करना होता है, गाइडेंस लेकर के निकल लेना होता है। फिर उसके बाद रिलेटेड सिक्योरिटी क्या है यूपी में। फिर यूपी की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी किस तरह से काम करती हैं, लोकायुक्त से नोट कर लिए। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इशू क्या है, सिक्योरिटी इशू में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका क्या है, फिर जो एक्सटर्नल रूल है उनका किस तरह से होती है, बेसिक रूल साइबर टेक्नोलॉजी, ये सब तरीके है। फिर उसका सिविल डिफेंस क्या है, फिर मेडिकल हेल्थ क्या है, स्टेट का एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो ये तो मान लीजिए स्पेशल करना पड़ेगा। यूपी का करंट अफेयर्स ले लीजिए, जल शक्ति मिशन है इसके बारे में करना पड़ेगा, एनजीओ यूपी इसके लिए, टूर एंड टूरिज्म के लिए उसके लिए बात करना पड़ेगा। फिर इनोवेशन यूपी में किस तरह से होना चाहिए, किस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है, उसको लेकर के आपको बात करनी पड़ेगी। इसके बाद जब पेपर नंबर 6 की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स का आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आ जाता है कि यूपी में क्या है, फिर यूपी का इन्वायरमेंट कैसा है, यूपी की ज्योग्राफी कैसी है, यूपी में किस कौन सी नदियाँ बहती हैं, उन नदियों का जो कि सोर्स क्या है, उनका एरिया क्या है, वो एग्रीकल्चर में किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ देखिए इकोनॉमिक की बातें बात करें, मेन फीचर्स क्या है, फिर स्टेट का बजट कैसा होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और फिजिकल रिसोर्स कैसा है, इस चीज़ को लेकर के। फिर इसके बाद यूपी का जो कि ट्रेड कैसा है, कितना % ट्रेड हो रहा है, कौन से एरिया कॉमर्शलाइज की गई, कौन से एरिया जो कि ट्रेड इंडस्ट्रियल रिच है, कहाँ पे नेचुरल रिसोर्स यूपी में ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसके बाद पढ़ा जाता है स्कीम जो है, प्रोजेक्ट है, प्लानिंग डेवलपमेंट क्या है, और यूपी में इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, जो निवेश करने की पद्धति है वो कैसी है। फिर उसके बाद पब्लिक फाइनेंस क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिर प्लानिंग कैसा किया जाता है, मैनेजमेंट कैसा है किसका, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, यूपी में जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है वो किस बेस पे है, रिन्यूएबल है, पारंपरिक है या गैर पारंपरिक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की बात की जाती है। इसके बाद किया जाता है डेमोग्राफी है, फिर मतलब यूपी में किस तरह की पॉपुलेशन है, कितनी वर्किंग एज है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन जो है सेंसस यूपी में कैसा है, किस हिसाब से। फिर उसके बाद यूपी की एग्रीकल्चर कैसा है, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कितना है, कितनी क्रॉप्स कैश क्रॉप में आती हैं और कितनी जो कि फूड क्रॉप में आती हैं, कौन से रीजन में कौन सा जो कि फसल यूपी में उगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गेहूं चावल लगभग उगाया जाता है, मोटा अनाज कुछ जगह किया जाता है, अगर बुंदेलखंड बघेलखंड वाला रीजन देख लीजिए। तो मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर का, रीजनल एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। फिर यूपी की जो फॉरेस्ट्री जंगल की पॉलिसी है उसके बारे में पता होना चाहिए, एग्रो सोशल फॉरेस्ट्री जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर की डाइवर्सिटी क्या है, एग्रीकल्चर में जो यूपी का उसका प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जनरली लोग गेहूं चावल उगा देते हैं, वो क्या वाटर इंटेंसिव हो, वाटर को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनको क्या है कि एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट किया जाए, मतलब क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप्स जो है उसका जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन या फिर अलग अलग और भी चीज़ें की जाए। फिर यूपी की जियोग्राफी कैसी है, हिमालय रेंज से लगती है, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती, गंगा यमुना गोमती, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी गंगा यमुना की जो कि रिवर हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरी उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा जो कि ड्रेनेज सिस्टम, किस तरह का वेजिटेशन क्लाइमेट, ठीक है, इरिगेशन और इरिगेशन वगैरह स्ट्रक्चर है। फिर कौन सा नेशनल पार्क है,
कान्हा नेशनल पार्क एमपी में जैसे पड़ता है, फिर जिम कार्बेट है, या फिर और जो भी उत्तराखंड का जो है, फिर यूपी में कितने जो कि नेशनल पार्क हैं, कितने बायोस्फीयर हैं, उनका क्या फीचर्स है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्या है इंडिया में, जो कि स्टेट का जो स्टेट हाईवे होता है उसका और नेशनल हाईवे का किस तरह का रेशियो है, रूरल रोड किस तरह से है, पावर रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह के है, जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना, रोड, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है यूपी में, पॉल्यूशन कितना होता है, फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल इशू क्या है, ठीक है, फिर यूपी में, फिर उसके बाद यूपी में इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, वाटर कैसा है, एयर कैसी, फॉरेस्ट कितना है, ग्रास लैंड कितना है, वेट लैंड कितना है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में, फिर क्लाइमेट चेंज जो कि एक ग्लोबल इशू है उसका यूपी में किस तरह से इम्पेक्ट करता है, फिर उसका वेदर फुटप्रिंट के बारे में बात की जा रही है, फिर उसके बाद हैबिटाट, इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एडजस्टमेंट, फौना फ्लोरा विद रेफरेंस ऑफ द यूपी, यूपी में कौन से एनिमल या फिर किस तरह के पौधे, पेड़ पौधे, एनिमल पाए जाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, यूपी में क्या है, किस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप गवर्नमेंट कर रही है, फिर उसके बाद एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर कैसा है, एग्रीकल्चर कई तरीके से, जैसे एक्वाकल्चर जो पानी में किया जाता है, सेरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एरबोटिक कल्चर है, फिर इसका इम्पेक्ट कैसा पड़ता है इन्वायरमेंट में या फिर डेवलपमेंट में, इवॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया के यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसा है। तो मैं जो दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर आप होलिस्टिक स्टडी कर रहे हैं तो आप 70% जो है कि कवर कर सकते हैं। आपका जो 70% सिलेबस आपका जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 से होगा, और जो पेपर नंबर जो स्पेशल है पेपर नंबर 5 एंड 6 जो है ना, ये इनका आपको 90% कहाँ से मिलेगा, आपका इन्हीं से मिलेगा, ये इनसे जीएस पेपर 1, 2, 3 से ही मिलेगा। बात समझ गए? तो ये हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और मैंने डिस्कस किया। दूसरी चीज, आप अगर इसको पूरा लेक्चर देखे हैं तो आपके लिए एक सजेशन है कि नीचे गए टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करिए टेलीग्राम पे, आपको ये जो है कि पूरा जो कि पीडीएफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन 2023 का मिल जाएगा, और वहां से अपलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, और जल्द ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन करेंगे और सिलेबस के साथ। ठीक है, तो इसमें हमने कोशिश किया कितने तरीके के कैसे एग्जाम होते हैं, क्या होता है। जनरली होता है कि लोग सारे बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, लेकिन जनरली होता ये है कि कुछ सिलेक्टेड पॉइंट से ही सवाल पूछे जाते हैं। यही पता होना चाहिए एक कंपटीटर को, जो पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या बहुत जल्द अगर निकाल लेते हैं तो उनके लिए यही प्लस पॉइंट होता है कि उनको पता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, नहीं पढ़ना है। इधर क्लियर? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसको पसंद किए होंगे और करेंगे भी, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड कहाँ है, कहाँ से सवाल ज़्यादा आते। हम सिलेबस भी रखेंगे अपने सामने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के और मेंस के भी रखेंगे, और इंटरव्यू का भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने यूपीपीसीएस का सिलेबस डिस्कस किया। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।